Hi everyone, and welcome to JK Civil Services. I hope you are doing awesome in your studies as well as in your life. तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें कि हम जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट वो सारे डिस्कस करेंगे। और देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी कभी जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने ट्राई किया होगा कि मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करूं, बिकॉज इतने सारे इवेंट्स होते हैं और इतनी वास्ट है ना हिस्ट्री की, ऐसा याद करना थोड़ा चीज़ें मेमोराइज नहीं हो पाती। तो इसलिए आज हम जो एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं हम वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही करेंगे, जिसमें कि हम 1857 रिवॉल्ट से टिल इंडिपेंडेंस 1947 तक कवर करेंगे चीज़ें। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लीज़ ट्राई टू गिव आंसर्स, क्योंकि उससे क्या होगा कि इंटरेक्शन अच्छा रहेगा हमारा। ठीक है, मैं आपको हर क्वेश्चन समझाऊंगी, मेरे आंसर देने से पहले आप लोग ट्राई कीजिए खुद के बिहाफ पे आंसर देने का। ठीक है, अब देखो, पहले क्वेश्चन में उन्होंने हमको रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और हमको बताना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो हमको करेक्ट पूछी गई हैं। अब पहला पॉइंट वो बोल रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से रिप्लेस कर कर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया। तो देखो, ये बिल्कुल सही बात है। रिवॉल्ट के बाद ऐसा ही हुआ था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रहा था। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट वो बोल रहे हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी क्या उसको विड्रॉ कर दिया गया था। तो देखो, ये भी बिल्कुल सही बात है, रिवॉल्ट के बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी विड्रॉ कर दिया गया था। अब देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होती क्या है। अब देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो कोई किंग है या कोई क्वीन है, उनका कोई हायर नहीं है, मतलब उनका आगे देखने वाला कोई नहीं है, राजपाट सब। तो ऐसे में क्या होता था, ब्रिटिशर्स जो थे ना वो उनकी सारी प्रॉपर्टी को हायर कर लेते थे। ठीक है, उस पे कब्जा कर लेते थे सारी प्रॉपर्टी उनकी। अब एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो किसके टाइम पर आई थी, किसने स्टार्ट की थी। तो देखो, वो है लॉर्ड डलहौजी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर सस्पेंड हो गई, तो अब कौन था वाइस रॉय। तो देखो, अब था वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग। आगे बात समझ, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर सस्पेंड हो गई और स्टार्ट की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट में वो क्या बोल रही हैं कि जो रेशो थी इंडियन सोल्जर्स की ब्रिटिश आर्मी में, क्या वो इंक्रीज़ की उन्होंने ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो देखो, ऐसा नहीं है। इंडियन सोल्जर की जो थी वो इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ की थी, और इंडियन सोल्जर की जगह उन्होंने जो है यूरोपियन सोल्जर्स को अपने मतलब आर्मी में ऐड किया था। तो देखो, इस हिसाब से हमारी पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, पर तीसरी वाली स्टेटमेंट जो है वो रिवॉल्ट के बिहाफ से गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ए 1 एंड 2 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। थर्ड वाली इनकरेक्ट क्यों थी, क्योंकि डिक्रीज़ कर दी गई थी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या हुआ, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं कि क्या होता था कि जैसे ही ना आप आगे भी हिस्ट्री में पढ़ोगे कि जैसे ही इंडियंस जो है वो मतलब कोई रिवॉल्ट करते थे या अपने राइट्स के लिए बोलते थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे ना वो एक एक्ट दे देते थे, पर उस एक्ट में होता कुछ नहीं था, जस्ट सिर्फ दिलासा होता था। तो वही 1857 का रिवॉल्ट हुआ ना, उसके बाद में क्या उन्होंने दे दिया, एक एक्ट दे दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब देखो, इस एक्ट में क्या हुआ था, सबसे पहले तो उन्होंने जो मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट थी ना उसको सस्पेंड कर दिया था। फिर उसके बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी उसको सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर्स थी वो ट्रांसफ़र कर दी थी ब्रिटिश क्राउन को। ये तीनों पॉइंट्स हमने अच्छे से पढ़े। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कहते थे एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस। मतलब उनके मतलब उनका कहना ये था कि हम लोगों ने ये जो एक्ट लाया है ये लोगों की भलाई के लिए लाया हुआ है, इसमें जो है इंडियंस का फ़ायदा होने वाला है। तो अब देखो, स्टेटमेंट्स में क्या बोल रहे हैं कि टू इंट्रोड्यूस अ फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो नहीं, ऐसा तो नहीं था ना। टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्यों ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो रिमूव कर दी गई थी। उसके बाद है द ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम कंपनी टू द क्राउन, यस, टू इंश्योर बेटर गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, हमने यही चीज़ पढ़ी कि ट्रांसफ़र हो गई है। तो अब ये पॉइंट पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं है, थर्ड वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और अब उसके बाद अगला सवाल देखो। एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ चल रही थी, इंडिको रेबिलियन 1859 का। अब देखो, इसका मतलब क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना वो
मतलब इंडियंस ने क्यों प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया है, इंडिगो रेबिलियन क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको फोर्सफुली कह रहे थे कि आप लोग जो है वो इंडिगो ग्रो करो अपने फील्ड्स में। और इसका ड्रॉबैक होता था कि एक बार अगर आपने इंडिगो ग्रो किया है ना, तो दूसरी बार आपकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की, आपकी फील्ड की, वो उतनी अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने हमको जो एक थ्योरी आई थी नील दर्पण, इंडिगो को नील कहते हैं ना, तो नील दर्पण इसके बारे में क्या कहते हैं कि क्या ये ब्रिटिशर्स का प्रोपोगंडा था जिसमें कि वो इंडिगो प्लांटर्स को सपोर्ट करते हैं? तो नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, वो क्यों सपोर्ट करेंगे ना। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि क्या इसको दीनबंधु मित्रा जी ने लिखा हुआ है, और इसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी किसकी, पीजेंट्स की। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट सेकंड ही है। तो क्या इट वाज यूज्ड बाय द आईएनसी टू रेज फंड्स? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। हमने रिवोल्ट के साथ में तो हमने इसका कोई कनेक्शन देखा ही नहीं। अब क्या है कि क्या ये रिलीजियस टेक्स्ट था जिसने कि हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी पे काम किया? तो नहीं भाई, ऐसा भी कुछ नहीं था। आंसर इसका सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट होगी, ये दीनबंधु मित्रा जी ने ही लिखी है। ठीक है, आंसर आ गया सेकंड। और ठीक है, अब उसके बाद अगला सवाल क्या है, देखो हमारे जो हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम आगे पूरी हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, और बहुत मेजर इनका रोल भी था हमारे इंडिपेंडेंस में। तो इनका जो है, महात्मा गांधी जी बॉर्न कब हुए थे? 1869 में। फिर जवाहरलाल नेहरू जी 1889 में, और बी आर अम्बेडकर 1819 में। तो देखो ये कुछ डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इनको याद रखना, ठीक है। इस तरीके से कि हाँ, 1900 से पहले पहले ये जो तीनों थे ये बॉर्न हुए थे। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, आंसर आ गया डी, तीनों ही हैं जो बिल्कुल करेक्ट हैं। अब अगला सवाल क्या है, हाँ, अगला इम्पोर्टेंट क्या हो गया, आईएनसी जो कि है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पे उन्होंने हमको स्टेटमेंट्स दी हैं, हमको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब वो बोल रहे हैं कि जो क्या हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था, क्या वो कोलकाता में हुआ था, और वो किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर हुआ था? दादा भाई नौरोजी के। देखो नहीं, ऐसा नहीं था, जो फर्स्ट सेशन था ना वो कोलकाता में नहीं हुआ था, बल्कि वो हुआ था बॉम्बे में। और जो प्रेसिडेंट थे वो दादा भाई नौरोजी नहीं थे, दादा भाई नौरोजी ने सेकंड सेशन प्रिसाइड किया था। जो फर्स्ट सेशन था ये प्रिसाइड किया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। आगे बात समझ। अब वो बोल रहे हैं कि क्या इसको अटेंड किया था 72 डेलीगेट्स ने, और ये हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। तो देखो ये बिल्कुल सही बात है, ये जो है बॉम्बे में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ही हुआ था, और इसको 72 डेलीगेट्स ने ही जो है वो अटेंड किया था। अब वो बोल रहे हैं कि क्या इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो डिमांड करना था कि पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी? अरे भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें इस टाइम पे हमने तो सिर्फ आईएनसी हमारी बनी थी ना, पूर्ण स्वराज की डिमांड हमने जाकर 1929 में की हुई है, इसको काफ़ी टाइम लगेगा। अब वो कह रहे हैं कि इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉर्ड डफरिन टू प्रमोट इंडियंस इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो नहीं भाई, ये हुई थी ए.ओ. ह्यूम जी हैं जो हमारे, उनके कहने पर जो है हमने बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो पूछ सकते हैं कि किसने डिमांड की थी, तो वो डिमांड भी किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम जी ने की थी। और जो फर्स्ट सेशन था वो दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया। तो इस हिसाब से हमारी सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 72 डब्ल्यू.सी. बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, और जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी वो किसने दी है? देखो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है हमारे दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी है ना, ये भी इन्होंने ही दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे इंडिया को लूट कर अपने कंट्री में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लेके जा रहे हैं। मतलब वो जितनी भी डेवलपमेंट कर रहे हैं इंडिया में, वो एट द एंड अपने ही फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, ड्रेन ऑफ वेल्थ किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। चलो अगला सवाल ये देखो। हाँ, तो इनकी बुक थी ना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पे भी सवाल पूछा जाता है कि ये जो बुक है ये किसने लिखी हुई है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब कुछ स्टेटमेंट्स हमको दी हैं। हमको पता है ना कि गांधी जी 1915 में इंडिया में आए थे, बट उससे पहले वो कहाँ रहते थे? वो साउथ अफ्रीका में, मतलब इंडिया में ही रहते थे, बट 1915 से कुछ टाइम पहले वो कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है। और उनको कुछ अपना ही मतलब लीगल काम था
एक प्राइवेट फर्म थी उसको रिप्रेज़ेंट करने के लिए कि वो वहाँ पर गए थे। बट एक और चीज़ है, जब वो साउथ अफ्रीका में गए तो उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा ना डिस्क्रिमिनेशन फ़ेस किया। उन्होंने देखा कि लोगों के साथ बहुत बुरा बिहेवियर हो रहा है वहाँ पर। तो उसी के लिए ना 3 स्टेटमेंट्स हैं, हमको बतानी है करेक्ट। देखो पहली क्या कह रहे हैं, ही फाउंडेड द नेटल इंडियन कांग्रेस। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन। तो देखो ये तो बिल्कुल सही बात है कि गांधी जी का न्यूज़पेपर था इंडियन ओपिनियन, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ही वॉज इनिशियली इन्वाइटेड टू रिप्रेजेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नहीं भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं था उनका साउथ अफ्रीका जाने में, वो अपने ही पर्सनल जो काम है उसके लिए वहाँ पर गए थे। तो और ये भी बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ही जो नेटल इंडियन कांग्रेस है इसको फाउंड किया था। तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, थर्ड रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट हो गई, थर्ड रॉन्ग हो गई, ठीक है। क्योंकि हाँ एक प्राइवेट फर्म थी उसके रिगार्डिंग ये कुछ अपना काम करने गए थे, बट जब इन्होंने वहाँ जाकर डिस्क्रिमिनेशन देखा तो फिर वो चीज़ें स्टार्ट हुई। अच्छा, अब अगला सवाल क्या है, द न्यू पार्टी और द एक्सट्रीमिस्ट विंग दैट emerged इन द 1900 अर्ली 1900s वाज करेक्टराइज्ड बाय। अब देखो चीज़ें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हमने देख ली ना 1885 में हो गई थी। अब उसके बाद ही हमारे पास क्या बनती है, एक मॉडरेट विंग बनती है, ठीक है, और एक बनती है एक्सट्रीमिस्ट विंग। हमको यहाँ सवाल पूछा गया है एक्सट्रीमिस्ट विंग के बारे में। पहले बता दूँ आपको कि जैसे हमारे जो मॉडरेट विंग थी ना, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये लोग चाहते थे कि हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ में ही रहें, मतलब वो हम पे रूल करें, मतलब पॉलिसीज़ वो लाएँ बट हमारे वेलफेयर के लिए। बट जो एक्सट्रीमिस्ट विंग थी ये चाहती थी कि जो मतलब ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया छोड़कर बाहर जाएँ और हमारा जो काम है, हमारा इंडिया है, हम अपने तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करें, उनका कोई रोल नहीं रहे इसमें। तो हम इम्पोर्टेंट जो लीडर्स हैं ना, आपने सुना होगा लाल, बाल एंड पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है। अब देखो वो कह रहे हैं कि बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। अब पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मतलब है इसका कि देखो अपने राइट के लिए ना आपको प्रोटेस्ट करना, ठीक है। इसमें पैसिव रेजिस्टेंस में हम लोग इंक्लूड करते हैं, मतलब वॉयलेंट तरीके से नहीं, थोड़ा नॉन वॉयलेंट तरीके से ही, बट प्रोटेस्ट करना, अपने राइट्स के लिए बोलना। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये एक्सट्रीमिस्ट ऐसा करते थे, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं डिमांड फॉर स्वराज एज द अल्टीमेट गोल। हाँ बिल्कुल, ये भी सही बात है, एक्सट्रीमिस्ट की ही डिमांड थी कि हमको स्वराज चाहिए। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में भी हमने देखा था, ठीक है, तो स्वराज के बारे में भी उन्होंने बोला था। अब वो बोल रहे हैं एडवोकेसी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पेटिशंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो नहीं भाई, ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो मॉडरेट्स थे ना वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के अंडर रहकर हम लोग काम करें, या फिर वो हमारे लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो है लॉज वगैरह लेके आएँ। तो एक्सट्रीमिस्ट का ऐसा कुछ लेना देना नहीं था, वो चाहते थे कि भाई जो है हम वो खुद करें, अपने राइट्स के लिए अच्छे से बोलें, ठीक है। तो पहली और सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगी और थर्ड वाली रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये उन्होंने मॉडरेट्स के बारे में हमको स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगी, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो डिस्क्राइब करती है मॉडरेट्स को, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट आगे तिलक और बिंदु, इन्होंने रिजेक्ट किया था, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ गई हम पार्टीशन ऑफ बंगाल पे पहुंच गए 1905 में, उसके बिहाफ पर उन्होंने हमको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। अब क्या स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं कि ब्रिटिशर्स उनको क्या एज अ क्या कंसीडर करते थे पार्टीशन को। देखो पार्टीशन हमारे लिए तो गलत चीज़ थी ना, कि आपने बंगाल को पार्टीशन कर दिया, एक वेस्ट बंगाल बना दिया और एक ईस्ट बंगाल बना दिया, तो वो चीज़ तो हमारे लिए गलत थी। बट ब्रिटिशर्स उसको कैसे देखते थे, ब्रिटिशर्स बोलते थे कि हाँ बहुत बड़ा प्रोविंस था ना बंगाल, तो हमने डिवाइड कर दिया ताकि हम लोग जो है अच्छे से मैनेज कर पाएँ हर एक चीज़ को। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। पार्टीशन उन्होंने इसीलिए की थी ताकि जो हमारे इंडियंस हैं उनकी यूनिटी है वो ख़त्म हो। तो अब क्या देखो स्टेटमेंट में क्या कहा है, अ स्टेप टू प्रमोट मुस्लिम इंटरेस्ट इन ईस्ट बंगाल। नहीं ऐसा नहीं था। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द प्रोविंस। हाँ तो बिल्कुल सही बात है। अ मेजर टू कर्ब द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल। नहीं भाई। अ वे टू इम्प्रूव ट्रेड रूट्स। नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था, ट्रेड रूट्स का भी कुछ नहीं था। अब देखो नेशनलिज्म वाली, वो क्यों नेशनलिज्म वाली चीज़ बोलेंगे, वो तो हमको देखना है ना, हमको अपने नेशनलिज्म के लिए खड़े होना है ना कि उनको। फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मतलब कि बोलते थे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नेसेसिटी है, क्योंकि बहुत लार्ज प्रोविंस है हमारे बंगाल का,
ठीक है, आगे बात समझ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी के लिए। हाँ, व्हाइल द ट्रू अटेंड वाज डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करना चाहते थे, फिर वो रूल करना चाहते थे, ठीक है, जो यूनिटी थी उसको खत्म करना चाहते थे। ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज दिया था उन्होंने, ठीक है। अब चलो अगला सवाल देखते हैं हम। अब वो बोल रहे हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 1907 में, सूरत सेशन हुआ था, उसके रिगार्डिंग हमको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि सूरत सेशन को सूरत स्प्लिट करके भी कहा जाता है। और यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे मॉडरेट्स थे वो अलग हो गए थे किससे, एक्सट्रीमिस्ट जो हमारी विंग पड़ी थी ना हमने, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में डिफरेंस, तो वो लोग अलग हो गए थे। तो देखो क्या स्टेटमेंट्स दी है, डिसएग्रीमेंट ओवर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, differences over the method of agitation and the choice of president, conflict between Hindu and Muslim delegates, introduction of Morley Minto reform। देखो ये तो आया था 1909 में, ठीक है। और पार्टीशन पे इस टाइम पर डिसएग्रीमेंट वो तो 1905 से हो गई है ना, तो इस टाइम तक तो कोई उसका वो नहीं है। फिर उसके बाद डिफरेंसेस वो बोल रहे हैं कि जो एजिटेशंस हुई और जो प्रेसिडेंट बनना था ना उस टाइम पर, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि हमारा प्रेसिडेंट बने, जो मॉडरेट्स थे ऑन द अदर हैंड वो चाहते थे कि हमारा जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हो हमारी पार्टी से। तो इसी डिफरेंसेस की वजह से सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में। तो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है। देखो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जो तिलक है या फिर लाला लाजपत राय है वो प्रेसिडेंट बने, बट जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि राज बिहारी घोष जी हैं वो प्रेसिडेंट बने। तो इसी के चलते इन दोनों में ना कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि कौन से सेशन में जो है वो स्प्लिट हुआ था, 1907 के सूरत सेशन में, क्योंकि आगे जाके मर्ज भी होंगे ये, इसलिए, ठीक है, सॉरी। चलो अब अगले स्टेटमेंट किस पे आ गई, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के जो हुए थे, ठीक है। अब देखो वही चीज़ आ गई ना, ये लोग देख रहे हैं कि बहुत जो है इंडिया में यूनिटी आ गई है, तो फिर ये एक और ले आए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब इसमें इन्होंने एक जो टारगेट चीज़ थी वो ये की कि यूनिटी हमको फिर से तोड़नी है। तो इन्होंने वो यूनिटी ख़त्म करने के लिए क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट किए। मतलब कि अब क्या था कि मुस्लिम्स के लिए अलग लीडर होगा, मुस्लिम ही, और वही वोट कर सकते हैं, और हिंदूज़ के लिए जो है वो अलग लीडर होगा, ठीक है। तो एक तरीके से यूनिटी ख़त्म करने के लिए ही था। बाकी और जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में इन्होंने हमको बताया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बजट डिस्कशन हुई थी यहाँ पर, मतलब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, सत्येंद्र सिन्हा जो थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, उनको उन्होंने ऐड किया था कहाँ पर, अपने जो मतलब नॉमिनेट किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी को। ये भी ना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो अब देखो क्या स्टेटमेंट है, ग्रांटेड इंडियंस द राइट टू बेयर आर्म्स, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था वहाँ पर। इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, एबॉलिश द सिस्टम ऑफ डायरकी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एस्टैब्लिश द फर्स्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट कॉमनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ध्यान में रखना, आंसर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। अच्छा अब उसके बाद देखो क्या हुआ, 1911 में हम लोग पहुंच गए। और 1911 में जब हम पहुंचे तो इस टाइम पर क्या हुआ, एक दिल्ली दरबार जो है वो लगा था, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद वहाँ पर। तो अब देखो उसके बारे में उन्होंने हमको बोला है, कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, हमको बताना है कि कौन सा जो है इम्पोर्टेंट जो चेंज वो है अनाउंस किया गया। अब देखो मैं बताती हूँ आपको, 1911 का जो दिल्ली दरबार था ना, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो हमारे पास हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल देखी थी ना वो इन्होंने नलीफाइड कर दी, ठीक है, वो उन्होंने बंद कर दी। फिर इस टाइम पर क्या हुआ था, सेंसस भी जो है वो हुआ। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, इन्होंने जो कैपिटल थी ना वो ट्रांसफ़र की कहाँ से, दिल्ली से, सॉरी कोलकाता से दिल्ली की थी, पहले कोलकाता थी, ठीक है, कोलकाता थी ना पहले, फिर उन्होंने ट्रांसफ़र कर कर कहाँ पर की, दिल्ली में की। तो ये इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी ये 3-4 याद रखना, दिल्ली दरबार लगा था। फिर ये भी याद रखना कि किंग जॉर्ज फिफ्थ जो थे इनके आने पे, ठीक है। और बस अब पॉइंट्स में क्या दिया है इन्होंने, द अरेस्ट ऑफ द अली ब्रदर्स, नहीं वो कहाँ से आ गए यहाँ पर, द शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, द इंट्रोडक्शन ऑफ द रोलैल एक्ट, द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर। देखो वर्ल्ड वॉर 1 तो 1914 में जाकर स्टार्ट होगी, जो रोलैल एक्ट था वो हमारा 1919 में होगा। तो इस टाइम पर कैपिटल ही हमने शिफ्ट की थी कोलकाता से दिल्ली में, आगे बात समझ। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी।
ठीक है, आंसर हो गया बी। ठीक है, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी, हमने देखा ना कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा, ठीक है? उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अब उन्होंने बोला है कि जो रेवोल्यूशनरी कौन था मास्टरमाइंड जो 1912 में बॉम्ब अटैक हुआ वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पे। तो देखो इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी इसको कहा जाता है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, हमने देखा ना कि जो लॉर्ड हार्डिंग थे ये इंडिया में आए थे और इन्होंने एक रैली ऑर्गेनाइज की थी दिल्ली दरबार के नाम से, और उसमें क्या था, ये लोग ट्रांसफ़र करने वाले थे कैपिटल जो है कोलकाता से दिल्ली। तो उसी रैली में क्या हुआ, जो हमारे सचिन सन्याल हैं और उसके साथ में जो रास बिहारी बोस हैं, रास बिहारी बोस, इन्होंने क्या किया कि इन पर बॉम्ब अटैक किया, ठीक है? तो बस वो यही पूछ रहे हैं कि कौन था उसके पीछे, मतलब कौन था, किसका माइंडसेट था? तो बट एक्चुअली में ना जो लास्ट में वो ये भी पूछ सकते हैं कि उस सवता मतलब किसको कन्विक्ट किया उन्होंने, तो देखो वो मिली थी बसंत कुमार विश्वास जी को। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसको कन्विक्ट उन्होंने किया, ठीक है? मास्टरमाइंड कोई और था बट उन्होंने पकड़ा, कन्विक्ट किसी और को किया, ठीक है? तो बसंत कुमार विश्वास जी का नाम भी याद रखना, और किस-किसने किया, सचिन सन्याल और रास बिहारी बोस। तो भगत सिंह थे नहीं, भगत सिंह का इसमें कोई लेना-देना नहीं था। रास बिहारी बोस, वीडी सावरकर, खुदीराम बोस। तो सेकंड जो है पॉइंट वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रास बिहारी बोस जी थे और उनके साथ में सचिन सन्याल ही थे जो मास्टरमाइंड थे 1912 का जो अटैक हुआ वाइसरॉय पे, ठीक है? चलो अब उसके बाद, हाँ, इसको कहा जाता है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। आ गई बात समझ? देखो अच्छे से चीज़ें लिंक करके फिर पढ़ने का ट्राई करो, फिर चीज़ें याद करने का भी ट्राई करो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम पहुँच गए हैं गदर पार्टी जो कि 1913 में। अच्छा, अब देखो गदर पार्टी जो थी ना, ये स्टार्ट की थी लाला हरदयाल ने, ठीक है? कहाँ पर की थी? यूएस में ये की थी। अब देखो उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी हैं। इट वाज़ फाउंडेड बाय लाला हरदयाल इन सैन फ्रांसिस्को, तो बिल्कुल सही बात है, इन्होंने की थी और सैन फ्रांसिस्को में ही की थी। अब वो बोल रहे हैं कि उनके जो मेंबर्स थे वो पंजाबी माइग्रेंट्स थे, स्पेशली पीजेंट्स हो गए और जो हमारे पास जो एक्स सोल्जर्स हैं वो थे। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद बोल रहे हैं कि इट स्ट्रिक्टली एडवोकेटेड फॉर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटेस्ट किए थे, अपने राइट्स के लिए बोले थे, तो थोड़ा-सा वायलेंट हो गया था, बट स्ट्रिक्टली हम कहें नॉन वायलेंस तो ये बड़ी वेग सी स्टेटमेंट हो जाएगी। तो ये थर्ड जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है जो वो करेक्ट हो जाएगी। और इस टाइम पर लाला हरदयाल थे ना यहाँ पर इनके साथ में, कुछ और मेंबर्स भी हैं, जैसे हमारे पास है रामचंद्र, फिर एक भगवान सिंह, इनका ना नाम काफ़ी बार पूछा जाता है पेपर में, ठीक है? तो ध्यान में रखना, भगवान सिंह जी थे, फिर करतार सिंह जी एक वो थे, तो 3-4 नाम जो हैं ये याद रखना, बट इम्पोर्टेंट ये है लाला हरदयाल ने ही फाउंड किया था गदर पार्टी को 1913 में, ठीक है? आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट ए, मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट हो गई, ठीक है? चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ेंगे, लखनऊ पैक्ट जो 1916 का था, उसके बारे में हमको इम्पोर्टेंट ये स्टेटमेंट्स दी हैं और हमको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन-सी थी, ठीक है? अब देखो मैंने आपको पहले एक चीज़ बोली थी ना कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे वो अलग हो गए थे दोनों, तो बट अब देखो कि अब क्या होगा, लखनऊ पैक्ट में जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट हैं ये वापस से इकट्ठे हो जाएँगे, और जो हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी वो भी इसमें साथ में आ जाएगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये सेशन है। लखनऊ पैक्ट जो हुआ था 1916 में, लखनऊ सेशन ही था ये, इसको याद रखना क्योंकि सवाल पूछा जाता है और ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ भी है। वो देखो स्टेटमेंट्स में क्या बोल रहे हैं, इट यूनिफाइड द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट विद इन द कांग्रेस, बिल्कुल सही बात है, हमने अभी पढ़ा। फिर इट मार्क्ड द जॉइंट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बिकॉज द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, बिल्कुल सही बात है। और इट सॉ द कांग्रेस एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो कांग्रेस थे उन कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है हम मुस्लिम्स के लिए वो हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि ये जो सेशन था ना, इसकी प्रेसिडेंट थी अंबिका
चरण मजूमदार, ठीक है? क्योंकि जो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकली जो फीमेल अगर कोई प्रेज़िडेंट है ना, तो वो याद में रखना। जैसे हम लोग पढ़ेंगे सरोजिनी नायडू जी का भी, तो एनी बेसेंट का भी, उनके भी याद रखना। 1916 का सेशन वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट है और किसने प्रिसाइड किया था वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आंसर क्या आ जाएगा? डी 1, 2 एंड 3। इसको क्या कहा जाता है? लखनऊ यूनिटी भी कहा जाता है। 1-2 बार इसको बोलो लखनऊ यूनिटी, तो चीज़ें आपको याद हो जाएँगी, ठीक है? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको वो पूछ रहे हैं होम रूल मूवमेंट के बारे में, जो कि स्टार्ट की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने और उनके साथ में एनी बेसेंट ने। तो अब क्या स्टेटमेंट्स हैं? वो बोल रहे हैं कि इट वाज लॉन्च्ड साइमल्टेनियसली बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। तो बिल्कुल सही बात है। इट एम्ड एट अचीविंग डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। देखो बिल्कुल ये भी सही बात है। और उसके बाद क्या है? द मूवमेंट वाज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू रूरल पीपल। तो देखो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, रूरल पीपल नहीं थे इसमें। जो मतलब एजुकेटेड लोग थे ना, हाईली एजुकेटेड लोग, वो सारे जो थे वो होम रूल मूवमेंट में साथ में इनके जुड़े थे। तो पहली और सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगी विद रेफरेंस टू होम रूल मूवमेंट। थर्ड वाली जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि थर्ड क्यों है? क्योंकि अर्बन मिडिल क्लास जो मूवमेंट थी, स्टूडेंट्स थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे, मतलब एजुकेटेड लोग जो थे वो थे। अच्छा, अब देखो उसके बाद हम गांधी जी पे पहुंच गए हैं। अब धीरे 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 चीज़ें और इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। हमको पता है 1915 में गांधी जी आए थे। और याद रखो 1915 में जब गांधी जी आए, फिर हमने केक कट किया। सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, के से खेड़ा सत्याग्रह। ये तीनों बहुत बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। और इसको याद रखना, गांधी जी आए, हमने केक कट किया, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा। अब यहाँ पर वो किसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं हमको? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है? तो अब वो बोल रहे हैं कि क्या जो है द हाई प्राइजेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, नहीं, इसका मतलब प्राइजेज जो बढ़ गई थी वर्ल्ड वॉर 1 से, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये गांधी जी ने किया था इंडियंस के लिए, मतलब हमारे यहाँ पर आकर सबसे पहले यही चीज़ की थी। अब वो बोल रहे हैं द तीन कटिया सिस्टम imposed by European during indigo planters, the plague bonus despite in textile mill, the Rollal Act। देखो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको तीन खटिया सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था? जो हमारे पास यूरोपियन प्लांटर्स थे ना, वो हमारे जो इंडियंस हैं उनको, पीजेंट्स को फोर्स कर रहे थे इंडिको ग्रो करने के लिए, ठीक है? 3/20 लैंड के ऊपर। तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि चीज़ें उन पे इम्पोज की जा रही थी, तो इसलिए जो तीन खटिया सिस्टम है इम्पोज किया था यूरोपियन ने। अब देखो चंपारण सत्याग्रह को ना क्या कहा जाता है? फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ध्यान में रखना, इस पे भी सवाल पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह को क्या कहा जाता है? फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो स्टेटमेंट जो है वो बी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है? 320 लैंड पर उन्होंने मतलब फोर्स किया था उनको इंडिको ग्रो करने के लिए। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आ गया मोंटेगो क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 का। इससे पहले हमने पढ़ा मॉर्ले मिंटो, अब हम इसके बारे में चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? अब ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखना, जो ये रिफ़ॉर्म हुआ था ना, मतलब एक्ट आया था ना, इसमें इन्होंने क्या किया? जो इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें थी ना हमारे इंडिया से रिलेटेड, वो सारी ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर रखी। बट जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें थी ना, वो सारी इंडियन मिनिस्टर्स को दे दी, ठीक है? तो ये डायरकी, इसको क्या कहा जाता है? डायरकी कहा जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि डायरकी जो इंट्रोड्यूस की थी उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी हैं। तो वो क्या होता है? ऑल पावर्स वर शेयर्ड इक्वली। क्या पावर इक्वली शेयर की है? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू, हाँ, रिजर्व्ड में किया था और हमने ट्रांसफर्ड में किया था। रिजर्व्ड में, रिजर्व्ड चीज़ें वो हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? तो वो सारी किसके अंडर थी? गवर्नर के अंडर थी। बट जो ट्रांसफर्ड थी, जो इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं थी, वो उन्होंने इंडियन मिनिस्टर्स के अंडर कर दी, ठीक है? तो बी स्टेटमेंट जो है सेकंड वो सही हो जाएगी। थर्ड में क्या बोल रहे हैं? दो सेपरेट लेजिस्लेटिव हाउसेस बना दिए थे। नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ था। द ब्रिटिश एंड इंडियंस हैड टू सेपरेट प्राइम मिनिस्टर। नहीं भाई, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। तो इसमें डायरकी इंट्रोड्यूस की थी। डायरकी का मतलब यही है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट। आगे तो बी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगी, ठीक है? तो बी जो है वो करेक्ट है। अब उसके बाद क्या है? 1919 में ही हुआ था, रोलेल एक्ट आया था। अब देखो इसमें क्या हुआ था कि अगर आपने कोई भी, मतलब सपोज़ कि मेरे घर से कुछ पैसे चोरी हो गए हैं और मैं बोलूँ कि भाई वो आपने ही किए हैं, तो बस मैंने बोल दिया ना ऐसा, तो फिर आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा।
तो ये है रोलाल एक्ट। अब वो बोल रहे हैं कि रोलाल एक्ट जो है इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि इसने बैंड कर दिया था इंडियन की एंट्री को सिविल सर्विसेज़ में। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ था। क्या इसने अलाउ किया था गवर्नमेंट को कि वो इम्प्रिज़न कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए विदाउट ट्रायल 2 साल तक के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि क्या इसमें टैक्स इंक्रीज़ किया था 50% पंजाब के रीजन में? तो नहीं, हमने टैक्स वाला तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो क्या इसने इंग्लिश लैंग्वेज को मैंडेटरी बना दिया था और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में? तो नहीं, हमने ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा। तो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या था, जेल में डाल सकते हैं विदाउट ट्रायल, ठीक है, 2 साल तक के। तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है? तो स्टेटमेंट जो है वो बी करेक्ट हो जाएगी। इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। नो दलील दो, नो वकील एंड नो अपील। कुछ भी नहीं है, बस उठाया और जेल में डाल दिया। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद 1919 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है हमारे पास, जलियांवाला बाग मैसकर। इसके बारे में सबको ही पता है, ठीक है? अब वो बोल रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्ड इन 1919 एंड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड जवाहरलाल नेहरूज़ पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी। मतलब एक तो ऐसी चीज़ थी ना कि जवाहरलाल नेहरू जी, मतलब सब जितने भी लीडर्स थे सबको ही गुस्सा था, बट स्टिल ये चाहते थे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ब्रिटिशर्स करें। बट जो जलियांवाला बाग मैसकर के बाद इतनी ब्रूटैलिटी हुई वहाँ पर, तो इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने सोचा कि नहीं भाई, मुझे गांधी जी के साथ रहकर ही इनके अगेंस्ट काम करना है। तो ठीक है, अब कौन सा ऐसा इवेंट था, जलियांवाला बाग मैसकर, जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आंसर बी करेक्ट हो गया। अच्छा, अब देखो उसके बाद हमने क्या देखेंगे अभी, मतलब खिलाफत मूवमेंट 1919 से 24 तक चली। अब वो बोल रहे हैं वाज़ इंटीग्रेटेड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्यों? अब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों साथ में इंटीग्रेट हो गई? तो देखो क्या था कि इसमें भी लोग हैं जो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, बट और जो खिलाफत मूवमेंट थी ना, यहाँ पर क्या था, एक अली ब्रदर्स थे, ठीक है? शौकत अली और मोहम्मद अली, ये भी अपने कुछ जो राइट्स थे उनके लिए ही लड़ रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ, गांधी जी ने सोचा कि ठीक है, दोनों का मतलब दोनों एक ही इंसान से दुखी हैं, तो क्यों ना दोस्त का दोस्त, मतलब दुश्मन दुश्मन का दुश्मन दोस्त, बस उस तरीके वाली बात लगा लो। अच्छा, वो बोल रहे हैं क्या स्टेटमेंट है, द अली ब्रदर्स वर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमको इंटीग्रेशन क्यों हुई उसके बारे में पूछ रहे हैं ना। तो गांधी saw it as an opportunity to unite Hindus and Muslims in a common struggle, बिल्कुल सही बात है। द ब्रिटिश हैड बैंड द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम इन इंडिया, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। द मुस्लिम लीग हैड मर्ज्ड विद द कांग्रेस इन 1920, नहीं भाई, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं लखनऊ पैक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? हाँ, बाय सपोर्टिंग द कॉज़ ऑफ जो टर्किश कैलिफेट थे उनसे वो दुखी थे, तो उस वजह से हिंदू और मुस्लिम यूनिटी का बारे में उन्होंने सोचा। चलो, अब अगला सवाल क्या है? अब वो बोल रहे हैं कि कौन-सा ऐसा इंसिडेंट था जिसने कि महात्मा गांधी को फ़ोर्स किया कि वो जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसको सस्पेंड करें 1922 में। तो देखो इस टाइम पर क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बेसिकली ना बॉयकॉट किया था कि ब्रिटिशर्स चीज़ों का बॉयकॉट करो, स्वदेशी चीज़ें अपनाओ, वो सारी चीज़ें इसमें चल रही थी। बट फिर क्या हुआ कि एक चोरी-चोरा का इंसिडेंट हुआ। उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब वॉयलेंट होनी चली, स्टार्ट हो गई, लड़ाई वगैरह सब होने लगी। तो फिर गांधी जी ने बोला कि नहीं भाई, अब उसको सस्पेंड करना ही सही रहेगा। तो अच्छा, वो क्या बोल रहे हैं, पहली स्टेटमेंट है द अरेस्ट ऑफ द अली ब्रदर्स, नहीं। द चोरी चोरा इंसिडेंट्स वेयर अ मॉब बर्न्ड अ पुलिस स्टेशन, बिल्कुल सही बात है। द साइनिंग ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट, ये अभी थोड़े टाइम बाद होगा। द रिफ्यूजल ऑफ द पीजेंट्स इन बरदोली टू पे टैक्सेस, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है? चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद में उन्होंने सस्पेंड कर दी थी। अच्छा, अब देखो उसके बाद क्या है, द प्रो चेंजर्स थे और एक नो चेंजर्स थे। अब वो बोल रहे हैं कि जो प्रो चेंजर्स थे ना कांग्रेस में, जिन्होंने कि स्वराज पार्टी फाउंड की थी 1923 में, तो वो मतलब उनका फर्म बिलीव क्या था, वो लोग किस पे बिलीव करते थे? 1922 में हमने देखा ना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद वो सस्पेंड हो गई थी। तो फिर जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि अब ब्रिटिशर्स को बहुत गुस्सा आएगा क्योंकि हमने उन्हीं पुलिस स्टेशन में जाकर उनके लोगों को मारा। तो हम लोग जो प्रो चेंजर्स थे उन्होंने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ही ब्रिटिशर्स के किसी काउंसिल में खुद को ऐड करेंगे, ताकि जितने भी वो डिसीजंस हैं जो ले रहे हैं हमको पता रहे। और ऐसा होता है ना, अगर हमारे ग्रुप के लोग होंगे तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं, एक टाइम के लिए उनकी गलती माफ़ कर देते हैं, तो वो चीज़ था। और इनके साथ में क्या थे, नो चेंजर्स थे। नो चेंजर्स में वो थे कि भाई हम लोग चेंज नहीं करेंगे खुद को, हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, हम लोग वैसे ही बॉयकॉट सेशन चलाते ही रहेंगे।
ठीक है? तो क्या है, कंटिन्यूइंग द बायकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, नहीं भाई, ये नो चेंजर्स थे। एंटरिंग द काउंसिल टू रेक द रिफॉर्म्स फ्रॉम विदिन, हाँ, बिल्कुल सही बात है कि वो खुद में ही जो अंदर चीज़ें चलती रहेंगी उनके बारे में पता करते रहेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पे हमको पूछ रहे हैं जो मोपला रेबिलियन हुआ था 1921 का, इसके रिगार्डिंग। अब देखो, जो मोपला रेबिलियन था ना, इसको मालाबार रेबिलियन भी कहा जाता है, और ये कहाँ पर हुआ था? केरला के मालाबार रीजन में ही। ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या था कि जो केरला के लोग थे ना, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स और उनके जो मतलब कॉलोनियल रूल था उसके बारे में, और जो पीजेंट्स थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लैंड के ओनर्स थे उनके खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? इट टुक प्लेस इन द मालाबार रीजन ऑफ द केरला, बिल्कुल सही बात है। इट वाज प्राइमरली एन एंटी लैंडलॉर्ड एंड एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग, बिल्कुल सही बात है। इट रिमेन स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंट थ्रू आउट इट्स ड्यूरेशन। देखो, कुछ स्टेटमेंट्स बहुत वेग सी रखती हैं, स्ट्रिक्टली तो कुछ नहीं हो सकता ना कभी भी। एट द एंड ये वॉयलेट हो गई थी कुछ हद तक, बट स्ट्रिक्टली अनवॉयलेट नॉन वॉयलेंट तो ये गलत चीज़ हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन वाज फाउंडेड बाय, तो जो AITUC है ये फाउंड की थी लाला एल राजपत राय जी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, लाला राजपत राय ने इसको फॉर्म किया था। अच्छा, अब देखो इम्पोर्टेंट एक और हमारे पास सत्याग्रह क्या आ गया, वाइकोम सत्याग्रह, जो 1924-25 तक चला था, केरला में ही हुआ था ये। अब वो बोल रहे हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट था, इसमें ऐसा क्या हुआ था। देखो, इसमें क्या था कि वो लोग ना टेम्पल एंट्री से मतलब टेम्पल एंट्री के रिगार्डिंग हुआ था कि लोगों को कास्ट के बेस्ड पे परमिशन नहीं दी जा रही थी। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? अबॉलिशन ऑफ द टैक्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सॉल्ट टेक्स्ट अभी आएगा बाद में। द राइट ऑफ ऑनर लोअर कास्ट पीपल टू एंटर द टेम्पल रोड्स, हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ था। हाई वेजेस फॉर प्लांटेशन वर्कर, नहीं। द इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रैवनकोर स्टेट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बी करेक्ट हो जाएगा, जो टेम्पल एंट्री के रिलेटेड ही था, वाइकोम सत्याग्रह, तो इसको भी याद रखना, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है 1924 का कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अब देखो, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो है, इसमें हुआ क्या था, हमारे पास ना एक CPI थी, मतलब हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कम्युनिस्ट CPI थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको फॉर्म किया था MN रॉय ने, और इनके साथ में थे अबानी अबानी मुखर्जी। ठीक है, याद रखना इन दोनों का नाम भी। और अब क्या हुआ कि इन दोनों ने ना बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। मतलब ये लोग चाहते थे कि कुछ भी करके ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया छोड़कर बाहर चले जाएँ। तो अब उसी के चलते ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनको इम्प्रिज़न कर दिया। ठीक है, इनको इन दोनों को जेल में डाल दिया गया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी CPI थी, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट्स थी ना, ये थोड़ी कम होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जेल में ही उन्होंने डाल दिया। तो बस ये जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस है ना, ये CPI के ही है, और वहाँ के जो मेंबर्स थे उनके लिए ही था। तो अब देखो क्या है, द स्वराजिस्ट, नहीं, द इमर्जिंग कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, हाँ बिल्कुल सही बात है। द गदर रेवोल्यूशनरीज, नहीं। द अकाली रिफॉर्मर्स, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। MN रॉय थे, फिर उसमें SN डेंगी जी थे, फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। ठीक है, तो याद रखना 1924 आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है जो हमारे पास बंगाल पैक्ट ऑफ 1923। देखो, बेसिकली इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी, जो हमारे पास CR दास जी थे ना, हमारे मॉडरेट, इन्होंने बोला कि मुस्लिम्स का भी ना उतना ही रोल होना चाहिए हमारी इंडिपेंडेंस में। तो फिर इन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स को ना सेपरेट इलेक्टोरेट करके सेपरेट उनको सीट प्रोवाइड करने का सोचा, तो उसको कहा जाता है बंगाल पैक्ट ऑफ 1923। तो अब क्या स्टेटमेंट है, इट वॉज अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन बंगाल एंड ब्रिटेन, नहीं भाई, बंगाल और ब्रिटेन के साथ कुछ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था। इट वाज अ CR दास फॉर्मूला फॉर हिंदू मुस्लिम सीट शेयरिंग इन बंगाल, यस। इट वाज द एग्रीमेंट दैट एंडेड द 1905 पार्टीशन, नहीं भाई, ऐसा भी नहीं था। इट वाज अ सीक्रेट ट्रीटी बिटवीन रेवोल्यूशनरीज और जो सोवियत यूनियन थी, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। ये CR दास का ही फॉर्मूला था, आंसर बी, स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या है, ककोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, 1925 में जो हुआ था, इसको क्या कहा जाता है, ककोरी रॉबरी केस भी कहा जाता है। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या था, हमारे जो ना चंद्रशेखर आज़ाद जी थे ना, उन्होंने बनाई थी एक HRA
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है? फिर इसमें उन्होंने क्या किया, ट्रेन जा रही थी ब्रिटिशर्स उसमें, मतलब ब्रिटिशर्स के जो मतलब वो थी गन्स वगैरह, वो सारी चीज़ें थी। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि हम इन पे अटैक करते हैं और फिर हम ये सारी चीज़ें इनकी लूट लेते हैं। तो उसको कहा जाता है ककोरी ट्रेन एक्शन 1925 का। अच्छा, कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशन थी? अनुशील समिति नहीं, जुगांतर ग्रुप नहीं, गदर पार्टी नहीं, तो इस टाइम पर था एचआरए। पहले इसका नाम एचएसआरए भी बनेगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन कह लो, ठीक है? बस हाँ, बिस्मिल, अशफाकुल्ला, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो अब हमसे वो क्या पूछ रहे हैं, साइमन कमीशन जो आया था 1927 में, इसके रिगार्डिंग हमको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अब देखो वो पहले बोल रहे हैं कि क्या ये भेजा गया था इंडिया में 1919 में ही डिसाइड हुआ था कि साइमन कमीशन जैसा कोई कमीशन आएगा, तो 1990 एक्ट सही से काम कर रहा है नहीं, उसके बारे में देखने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, ये उसी के लिए आया था। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि इंडियंस ने उसको बॉयकॉट किया था, क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ऑल व्हाइट कमीशन भी इसको कहा जाता है इसलिए। अब बोल रहे हैं कि जो कमीशन था इसने रिकमेंड किया था एबॉलिशन ऑफ डायरकी को, तो बिल्कुल सही बात है, इसने डायरकी को एबॉलिश करने का ही बोला था। तो इस हिसाब से हमारा तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हो जाएँगी। आंसर डी 1, 2 एंड 3, ऑल व्हाइट कमीशन भी इसको कहा जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 1928 का बरदौली सत्याग्रह, जो कि किसने स्टार्ट किया था? वल्लभ भाई पटेल जी ने स्टार्ट किया था, उसके रिगार्डिंग हमको स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं। अब देखो इसमें ना इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई थी, ये वल्लभ भाई पटेल जी ने स्टार्ट किया था, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पीजेंट्स थे ना, उनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की डिमांड की जा रही थी। तो उसी लैंड रेवेन्यू को कम करने के लिए उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था, जो बरदौली का सत्याग्रह था ये हुआ था। तो अब क्या बोल रहे हैं, डिमांड फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं, ये बाद में आएगा अभी। प्रोटेस्ट अगेंस्ट 22% हाइक इन द लैंड रेवेन्यू, बिल्कुल सही बात है। डिमांड फॉर ए सेपरेट स्टेट ऑफ गुजरात, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास? सेकंड वाली, ठीक है? अब वो हमको पूछ रहे हैं कि जो नेहरू रिपोर्ट थी, वो किस लिए आई थी? मतलब कौन-सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जिसके रिस्पॉन्स में नेहरू रिपोर्ट को आना पड़ा? तो देखो क्या हुआ था, जो हमारे लॉर्ड बिकनहेड हैं ना, इन्होंने हमको बोला कि आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद फ्रेम करो और उसको हमारे सामने प्रेज़ेंट करो। पर इससे पहले क्या हुआ था, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई, जहाँ पर कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसने ये जो सारी चीज़ें हैं ये की। फिर इसमें बहुत सारी डिमांड्स हुई, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड हुई, फेडरल स्ट्रक्चर, बाइकैमरलिज़्म, फंडामेंटल राइट्स, तो ये सारी चीज़ें थी। बट उसमें इन्होंने कहा था, नेहरू जी ने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, तो फिर मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्ट किया था, वो बाद में पढ़ेंगे हम। बट वो पूछ रहे हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो थी वो किसके रिस्पॉन्स में थी? तो देखो साइमन कमीशन नहीं भाई, जिन्ना के 14 पॉइंट्स तो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। सस्पेंशन ऑफ, ये तो काफ़ी देर से हो चुका है। तो लॉर्ड बिकनहेड्स चैलेंज दैट इंडियंस कुड नॉट ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने इसी को चैलेंज किया और नेहरू रिपोर्ट जो है वो दी। आगे बात समझ, आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, जो 1929 का लाहौर सेशन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन, क्या? पूर्ण स्वराज का। तो वो पूछ रहे हैं कि जो 1929 का लाहौर सेशन था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, किसने उसको प्रिजाइड किया था? तो देखो वो है जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है? याद रखना, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है वो प्रिसाइड किया था। अब हमारे पास क्या स्टेटमेंट्स उन्होंने पूछी हैं, जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 1929 का, और एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी हुआ था भगत सिंह वाला, कंफ्यूज मत हो जाना। जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस था ना, इनमें क्या था कि जो हमारे पास कम्युनिस्ट और लेबर लीडर्स थे ना, उन्होंने जो लेबर्स की वेजेस वगैरह और मतलब उनके राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किए थे, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स की थी। तो उसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ये केस पहुंच गया था। तो ये सारी चीज़ें मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में हुई थी। तो क्या है, इट वाज़ अ ट्रायल ऑफ 31 प्रोमिनेंट लेबर एंड कम्युनिस्ट लीडर, बिल्कुल सही बात है। द ब्रिटिश यूज्ड द ट्रायल टू क्रश द इन्फ्लुएंस ऑफ द लेफ्ट इन द इंडिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। और जवाहरलाल नेहरू डिफेंडेड द अक्यूज्ड इन द कोर्ट, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अब इसमें हुआ क्या था,
ये केस ना जो काफ़ी टाइम तक चलता रहा था। नेहरू जी ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया वो उनको डिफेंड करें, जो भी 31 जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको, और यही सारी चीज़ें इसमें हुई। तो बस इसमें कन्फ्यूज़न क्या होती है, जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है और जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस है ना, इवन दोनों 1929 में ही हुए थे। तो ये कन्फ्यूज़ मत होना, याद रखना ये लेबर्स के लिए था। तो करेक्ट स्टेटमेंट डी सारे ही हैं जो वो सही हैं। अच्छा, अब उसके बाद देखो कि क्या है, व्हाई डिड भगत सिंह एंड भुक्तेश्वर दत्त थ्रो बॉम्ब्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 1929। देखो इसको कहा जाता है हमारे पास लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें कि भगत सिंह जी ने और जो भुक्तेश्वर दत्त जी हैं इन्होंने क्या किया था, बॉम्ब फेंका था जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्यों फेंका था? क्योंकि पब्लिक सेफ्टी बिल आए थे, जो बिल्स आए थे ना उनके जो अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने बिल फेंका था। और फिर इसी के बाद में उन्होंने जो 4 लोगों को फांसी भी दी गई थी। ठीक है, तो ध्यान में रखना इन दोनों का नाम। अच्छा, वो क्या बोल रहे हैं कि क्यों हुआ था? टू किल द ब्रिटिश वाइसरॉय नहीं, वैसे हाँ भी पर नहीं, स्टेटमेंट फॉर्मली देखा जाए तो नहीं। तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल बिल्कुल सही बात है। टू स्टार्ट अ मैसिव आर्म्ड अपराइजिंग इन दिल्ली नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। टू डिस्ट्रॉय द रिकॉर्ड्स नहीं, साइमन कमीशन वाला कोई नहीं है, वो खत्म हो चुका है। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो हम पहुँच गए हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक। अब जो पूछ रहे हैं कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी वो बिगिन कैसे हुई थी? तो क्या द बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स इन बॉम्बे? नहीं। द दांडी मार्च एंड ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ? अ नेशनल स्ट्राइक बाय द रेलवे वर्कर्स? द चिटागोंग आर्मर रेड? नहीं। तो देखो हुआ क्या था, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया ना गांधी जी ने, तो उन्होंने बोला कि कोई हमको ऐसी चीज़ पकड़नी चाहिए जो कि एक नेसेसिटी है लोगों की, लोग उसके बिना नहीं रह सकते। तो उन्होंने सोचा कि सॉल्ट जो है वो उससे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो उन्होंने जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक किया, खुद नमक बनाना स्टार्ट किया। तो दांडी मार्च और सॉल्ट ब्रेकिंग लॉ यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो चिटागोंग आर्मर रेड हुई थी 1930 में, उसके जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं वो कौन हैं? तो देखो इसके इम्पोर्टेंट किसने उनको ऑर्गेनाइज़ किया था, तो वो थे हमारे पास सूर्या सेन। और उसके बाद थे भगवती चरण बोहरा जी, ये भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं। और इनकी एक बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। तो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब ये भी याद रखना। बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, कौन से ऐसे लीडर हैं वो, कौन सा रेवोल्यूशनरी ग्रुप था? तो देखो वो था सूर्या सेन का। ठीक है, सेन स्कूल लीडर, हाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको याद रखना है। ठीक है। और इसमें थे कल्पना दत्त भी थे, बीना दास, वो सारे भी थे बट इम्पोर्टेंट उनका नाम याद रखना। अच्छा, अब उसके बाद है जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स। इसमें वो बोल रहे हैं कि इट वॉज अटेंडेड बाय महात्मा गांधी? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। इट वॉज बायकॉटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस? हाँ बिल्कुल। इट रिजल्टेड इन द इमीडिएट ग्रांटिंग? अरे कुछ भी नहीं हुआ था इसमें। इट वॉज हेल्ड इन दिल्ली टू फैसिलिट? नहीं नहीं नहीं, ये भी कुछ नहीं हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट किया था हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, क्योंकि वो सारे जेल में थे ना उस टाइम पर, तो कोई अटेंड कर ही नहीं पाया था इसलिए। ठीक है, कांग्रेस वर एंगेज इन सिविल ठीक है, आगे बात समझ। अब उसके बाद आता है गांधी इरविन पैक्ट। क्या हुआ, गांधी जी ने ना वो नहीं किया, मतलब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो उस टाइम पर इरविन थे वाइसरॉय, उन्होंने सोचा कि मैं गांधी से मिलकर बात करूंगा। और इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों कहाँ पर मिले थे, दिल्ली में मिले थे। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि क्या जो कांग्रेस थी उसने सस्पेंड करने के लिए कहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को? तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है। द ब्रिटिश वुड रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स? नहीं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज नहीं करने के लिए उन्होंने कहा था, बट उन्होंने कहा था कि कुछ जो है उनको रिलीज करेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स पे अटैक करके जिनको अंडर किया था वो नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है कि द कांग्रेस वुड पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ये भी बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट और जो थर्ड है वो सही हो जाएगी, सेकंड वाली जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वही बोला है ना, नहीं करेंगे वो। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि व्हाई वाज द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु 1931 में? वो क्रिटिसिज्म मिलता है गांधी जी को कि गांधी जी जो है वो इनकी फांसी रुकवा सकते थे, बट गांधी जी ने नहीं किया। देखो गांधी जी ने पूरी ट्राई किया था, बट उन्होंने बोला था ना कि वो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो उनको ही नहीं करेंगे रिलीज, मतलब वो सारी चीज़ें हुई थी और इनको अलग अलग चीज़ों के अंदर जो है वो उन्होंने जेल में डाला था। तो
हमने पढ़ा था ना बॉम्ब वाला जो केस हुआ था, उसके अंडर ये कन्विक्ट थे, तो इसलिए वो नहीं कर पाए। गांधी जी ने ऑल्दो ट्राई किया था, जो गांधी इरविन पैक्ट था ना उसमें इन्होंने बोला था, ठीक है? तो अब बाकी हर एक का अपना-अपना ओपिनियन है, हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बिकॉज़ गांधी हैड सपोर्टेड द ब्रिटिश इन द ट्रायल? नहीं, बिकॉज़ पीपल फेल्ट गांधी शुड हैव मेड देयर रिलीज़ अ कंडीशन फॉर द गांधी इरविन पैक्ट, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज़ दे वर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग नहीं, बिकॉज़ दे वर इनोसेंट ऑफ द चार्जेस, नहीं, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? बी। ठीक है, अब उसके बाद देखो, द 1932 कॉमनल अवार्ड अनाउंस्ड बाय रैमसे मैकडोनाल्ड प्रोवाइडेड, क्या हुआ था जो 1932 का कॉमनल अवार्ड था? तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं वो इसके लिए? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एंड सिख्स ओनली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप हिंदू मुस्लिम का सोच सकते हो, बट सिख्स वाला ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं कभी। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, हाँ, ये हुआ था। रिजर्वेशन फॉर सीट फॉर वीमेन इन द पार्लियामेंट, ये तो अभी तक नहीं हो पाया है। टोटल इंडिपेंडेंस फॉर प्रिंसली स्टेट्स, तो नहीं, ये भी नहीं हुआ था। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है, जो पूना पैक्ट हुआ है 1932 का, वो बोल रहे हैं कि वो किस-किस के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। देखो, इसको कहा जाता है गांधी अंबेडकर पैक्ट भी, क्योंकि इसमें जो मतलब कुछ रिजर्व्ड, अब देखो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी क्या थी? बी आर अम्बेडकर जी चाहते थे कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको अलग से जो है वो मतलब रिजर्वेशन वगैरह दी जाए, बट गांधी जी कहते थे कि अगर हमने उनको अलग से दे दी तो फिर क्या होगा, यूनिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, क्लैश आ जाएगा लोगों के बीच में। तो बस वो इन्हीं दोनों के बीच में जो था वो एग्रीमेंट हुआ था, उसको कहा जाता है पूना पैक्ट ऑफ 1932, तो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या सवाल है हमारे पास, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था उसके रिगार्डिंग। अब वो बोल रहे हैं कि इसने इंट्रोड्यूस किया था डायरकी को, कहाँ पर? सेंटर में, बिल्कुल सही बात है। इट एस्टैब्लिश जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी बाय अबॉलिशिंग डायरकी इन द प्रोविंसेस, तो बिल्कुल सही बात है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट, तो बिल्कुल ये भी सही बात है, ये तीनों स्टेटमेंट ही सही हैं। अब देखो, और यहाँ पर ना 2 उन्होंने प्रोविंसेस भी थी, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध, इसके बारे में भी इन्होंने बात की थी। सेपरेट इलेक्टोरेट दिए थे, इसमें दिए थे उन्होंने बुद्धिस्ट और सिख, फिर साथ में एंग्लो इंडियंस को, तो याद रखना 1935 के जो एक्ट था उसमें दिया था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है? आंसर हो गया डी, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब देखो, 1937 में जो हमारे पास प्रोविंशियल इलेक्शंस हुई थी वो उसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो मेजोरिटी से जीती थी ज़्यादातर प्रोविंसेस में। तो वो बोल रहे हैं कि कितने प्रोविंसेस थे जिसमें कि उन्होंने गवर्नमेंट जो फॉर्म की थी, तो देखो वो है 8, ये तो सीधा सीधा आपको याद ही रखना है, 8, 11 में से 8 प्रोविंसेस जो थे, ठीक है? अच्छा, अब अगला सवाल क्या है, जो हरिपुरा सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938 में, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। तो देखो, ये सेशन इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसमें जो इलेक्शन हुई थी और जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं ना, वो जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे। तो इसलिए ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर उनका जो था बोस का, हमने पढ़ा था ना फॉरवर्ड ब्लॉक जो थी, वो वाली चीज़ें भी हम फिर इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो वो बोल रहे हैं कि हरिपुरा सेशन क्यों इम्पॉर्टेंट था? क्या फर्स्ट डिमांड थी पाकिस्तान की? नहीं, ये आएगी अभी। द सस्पेंशन ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट ये भी आएगा। तो इसमें क्या आता है, द इलेक्शन ऑफ द सुभाष चंद्र बोस एज प्रेसिडेंट एंड द क्रिएशन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमेटी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है? करेक्ट हो गया हमारे पास बी। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि क्यों 1939 में बहुत सारे जो कांग्रेस मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिज़ाइन किया था। अब देखो, 1939 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी, हमारी वर्ल्ड वॉर जो सेकंड थी वो स्टार्ट हो गई थी। अब इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने बोला था कि इंडियंस को कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो, बट कोई भी कंसेंट नहीं लिया था किसी का भी, बस ऐसे ही उन्होंने बोला था कि हाँ करो भाई, बिल्कुल करो। तो अब इसी के लिए वो बोल रहे हैं कि क्यों रिज़ाइन किया, इसीलिए किया ड्यू टू इंटरनल करप्शन विद इन द पार्टी, नहीं, to protest the British decision to involve India in World War II without the consent of Indian leaders, ये करेक्ट हो जाएगा। because they lost the, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, because the British dissolved the legislature, नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ था। तो जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? अच्छा, उसके बाद 1940 में जो लाहौर रेज़ोल्यूशन था और जो पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन था, उसमें क्या डिमांड की गई थी? क्या उन्होंने बोला था कि विथड्रॉ करो ब्रिटिशर्स को?
फिर उन्होंने क्या बोला था कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में। क्या उन्होंने बोला था कि सेपरेट मिलिट्री दो मुस्लिम्स के लिए या मर्ज करो अफगानिस्तान और इंडिया को, तो नहीं, इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स की जो है वो डिमांड की गई थी। इसको कहा जाता है पाकिस्तान रेवोल्यूशन या फिर लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, हमने पढ़ा ना टू नेशन थ्योरी, तो यही था टू नेशन थ्योरी का मतलब कि मुस्लिम्स को अलग से जगह दी जाए। अच्छा, उसके बाद हम 1940 में पहुंच के ऑगस्ट ऑफर जो था, ये क्या था, जो वाइसरॉय लिंथिंगको थे उस टाइम पर, हमारे जो वाइसरॉय थे उन्होंने दिया था ऑगस्ट ऑफर, क्योंकि हमने उससे पहले पढ़ा ना कि जो लाहौर सेशन में उसने जिन्ना ने पास किया था टू नेशन थ्योरी वाला अभी इस क्वेश्चन में, तो जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी थी उसी के बाद में ही वाइसरॉय ने बोला कि चलो ठीक है, आप ना मेरा मतलब हेल्प करो, जो वर्ल्ड वॉर टू क्योंकि चल रही थी उस टाइम पर, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप वर्ल्ड वॉर टू में मेरी हेल्प करो, फिर उसके बाद मैं आपको डोमिनियन स्टेटस जो है वो दे दूंगा। तो अब देखो क्या बोल रहे हैं, द प्रॉमिस ऑफ पूर्ण स्वराज, नहीं भाई, अभी इतनी जल्दी कहाँ। द प्रॉमिस ऑफ द डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वार एंड द एक्सपेंशन ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हाँ ये सही है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द रिलीज ऑफ भगत सिंह, नहीं ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की थी। ठीक है, बट कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, क्या बोला था, डेड एज अ डोर नेल, क्योंकि अब उनको चाहिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ना कि डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस की डिमांड स्टार्टिंग में हुई थी, अभी नहीं। ठीक है, अब चलो अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि कौन से ऐसे लीडर हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में, जिसको कि फर्स्ट सत्याग्रह जो है वो भी कहा जाता है। तो देखो, इसको और क्या कहा जाता है, दिल्ली चलो मूवमेंट भी कहा जाता है। और इसके अलावा हमने क्या किया था कि जितने भी हमारे मतलब सिविल राइट्स जो कहा जाता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, वो सब वायलेट ना हो उनकी रिस्टोरेशन के लिए। तो इसमें 3 ग्रुप्स थे। ठीक है, तो जो पहला वाला ग्रुप था ना वो था विनोबा भावे, जो सेकंड वाला था वो था जवाहरलाल नेहरू, और जो थर्ड वाला था वो था ब्रह्मदत्ता। ठीक है, तो आपको याद रखना है किस किसने किया था। जो फर्स्ट सत्याग्रह था वो था विनोबा भावे जी का, आंसर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहे हैं कि क्रिप्स मिशन जो है उसके फेलियर का रीज़न क्या था। तो देखो, क्रिप्स मिशन जो था वो उस टाइम पर हमारे पीएम कौन थे, पीएम थे चर्चिल। ठीक है, और किसने भेजा था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, उसके साथ में और भी लोग जुड़े थे। तो देखो क्या बोल रहे थे, इट डिड नॉट अलाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अच्छा, इट ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस इंस्टेड ऑफ इमीडिएट फुल इंडिपेंडेंस एंड अलाउ प्रोविंसेस टू ऑप्ट आउट। उसने बॉयकॉट किया था मुस्लिम लीग को, और उसने रिकमेंड किया था कि जो सॉल्ट टैक्स है उसको कंटिन्यू रखें। तो देखो, इसमें भी ना वही सेम बात हुई थी कि उसने डोमिनियन स्टेटस दिया था, बट अब हम डोमिनियन स्टेटस का क्या करेंगे, हमको अभी फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। इसीलिए जो क्रिप्स मिशन है वो फेल कर दिया गया था। देखो, वो आपको पूछ सकते हैं, आपको पूछ लेंगे कि टू नेशन थ्योरी पहले आई थी या क्रिप्स मिशन पहले आया था। तो देखो, टू नेशन थ्योरी पहले आई थी, जिन्ना ने जो दी थी, जिसमें पाकिस्तान की डिमांड की थी, उसके बाद आया था हमारे पास क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा है गांधी जी ने। अब हम पहुंच गए हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ। अब देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 1942 में। अब स्टेटमेंट्स क्या दी हैं, करेक्ट बतानी है। द रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट द गोवालिया टैंक मैदान इन बॉम्बे। अब महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया था, करो या मरो, डू और डाई। द मूवमेंट was characterized by the absence of top tier leadership due to Operation Zero Hor तो हाँ, ऑपरेशन ज़ीरो और। अब देखो, ये क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या कहा जाता है, लीडरलेस मूवमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका लीडर कोई नहीं था, क्योंकि मैक्सिमम जो लीडर थे ना वो उस टाइम पर जेल में थे। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हो जाएंगे, आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में हमने उषा मेहता जी का नाम सुना है, अंडरग्राउंड रेडियो के लिए बहुत फेमस था। तो क्या बोल रहे हैं, लीडिंग ए कॉन्टीजेंट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, ने ही रनिंग अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन टू ब्रॉडकास्ट न्यूज चैनल्स। बिल्कुल सही बात है, उषा मेहता के नाम से ही याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस विटनेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट 1942 में। अब देखो, 1942 में जब हमने डू और डाई वाला स्टार्ट कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट, तो अलग अलग जगह पे ना अलग अलग पैरेलल गवर्नमेंट बन गई। ठीक है, जैसे बलिया यूपी में, फिर तमलुक बंगाल, सतारा महाराष्ट्र। तो ये तीनों ही सही हैं, बिल्कुल सही बात है, इन तीनों जगह पर ही बनी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
ठीक है? और उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी किसने फाउंड की थी? जो इसका फर्स्ट डिवीज़न था मलाय में, तो देखो ये जो है ये फाउंड किया गया था। जो हमारे कैप्टन मोहन सिंह थे, इन्होंने जो है इसका फर्स्ट डिवीज़न जो है वो फ़ॉर्म किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैप्टन मोहन सिंह जी। ठीक है? सी याद में रखना। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, वो बतानी है हमने कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन-सा है। अब देखो सुभाष चंद्र बोस जो ना वो भाग गए थे इंडिया से, फिर वो सिंगापुर में गए, वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया था ये आज़ाद हिंद फ़ोर्स जिसको कहा जाता है। तो बिल्कुल ही सेट अप अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर, ठीक है? फिर उन्होंने एक रानी झांसी रेजिमेंट भी ऑर्गेनाइज़ की थी, एस्टैब्लिश की थी जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वुमेन्स थी। ये भी बिल्कुल सही बात है। जो आईएनए का हेडक्वार्टर था वो सिंगापुर से कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया? रंगून में कर दिया गया 1944 में, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। याद रखना पूछ सकते हैं कि वो सिंगापुर में हुई थी या रंगून में हुई थी, कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो वो सिंगापुर में ही फ़ॉर्म हुई थी। उसका हेडक्वार्टर जो है वो सिंगापुर में, फिर शिफ्ट किया गया रंगून में, तो तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हो जाएँगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है सीआर फ़ॉर्मूला, राजगोपालाचार्य फ़ॉर्मूला 1944 का। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या चीज़ उन्होंने की थी कि मुस्लिम लीग जो है ना वो कोऑपरेट करे हमारे साथ, और फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि पाकिस्तान बनाना है या नहीं। देखो ऐसी बात थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एक ही यूनियन होगा और 2 फेडरेशन होंगी, अगर नहीं हुआ तो, ठीक है? और गांधी इसके बाद ही क्या गांधी जिन्ना टॉक हुई थी, फिर जिन्ना ने रिजेक्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आप लोग बोल रहे हो कि हम बाद में सोचेंगे पाकिस्तान बनाना है या नहीं, तो ये चीज़ तो कभी जिन्ना को एक्सेप्टेबल होगी ही नहीं। तो वो क्या बोल रहे हैं, प्रपोज्ड अ प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, नहीं ब्रेकिंग द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ द पाकिस्तान, डिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, नेगोशिएट द टर्म ऑफ इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन द यूनाइटेड, नहीं, तो बी इसका जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है? अब अगला सवाल क्या है, जो गांधी जिन्ना टॉक हुई थी 1944 में, ये फेल क्यों हो गई थी? बताया था ना मैंने, उसके बाद गांधी जिन्ना की बात हुई, तो वो इसलिए हुई क्योंकि जिन्ना जो है वो चाहते थे कि पाकिस्तान बने ही बने, बट गांधी जी जो है वो चाहते थे कि नहीं भाई, टू नेशन थ्योरी नहीं होनी चाहिए, वन नेशन होगा, वन यूनियन और 2 फेडरेशंस वो देखी जाएगी। तो क्या है, जिन्ना रिफ्यूज़ टू मीट द गांधी, नहीं, गांधी ने रिजेक्ट किया टू नेशन थ्योरी व्हाइल जिन्ना इंसिस्टेड ऑन अ सॉवरेन पाकिस्तान, बिल्कुल। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बैंड द पब्लिकेशन ऑफ देयर जॉइंट स्टेटमेंट, नहीं, सीडब्ल्यूसी वॉर्डेड, नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट बी, रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद हम पहुंच गए हैं 1945 में, जो वेवेल प्लान था, ठीक है? शिमला में ये हुआ था, इसलिए इसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। अब ये फेल क्यों हुआ था? अब देखो इसमें क्या हुआ था ना, जो जिन्ना थे ना वो चाहते थे कि जो मुस्लिम्स लीडर है ना, वो उनको सारे के सारे वोट मुस्लिम्स दें और जो हिंदू हैं उनको हिंदू दें। बट जो कांग्रेस थी वो ने उसने एक्सेप्ट नहीं किया, ऑल्दो वहाँ पर भी मौलाना आज़ाद थे हमारे मुस्लिम लीडर, बट उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो क्या बोल रहे, डिड नॉट ऑफर एनी सीट टू इंडियन, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। द मुस्लिम लीग इंसिस्टेड ऑन बीइंग द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द इंडियन मुस्लिम्स, हाँ बिल्कुल सही बात है। द कांग्रेस डिमांडेड इमीडिएट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नहीं। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, नहीं, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। ठीक है, बी करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, अब उसके बाद देखो जो आईएनए ट्रायल्स हुए थे ना 1945 के, उसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं। अब वो बोल रहे हैं कि ये कहाँ पर हुआ था, रेड फोर्ट में हुआ था दिल्ली में, तो बिल्कुल सही बात है, रेड फोर्ट में हुआ। अब यहाँ पर भलूभाई देसाई थे, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो ट्रायल्स थे ना, उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एक प्रो नेशनलिज्म वाले सेंटिमेंट्स थे वो हमारी मिलिट्री में जाके, वो तो पहले से भी थे, बट इसके बाद बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास आईएनए जो ट्रायल्स हुआ था उसके रिगार्डिंग। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, जो रॉयल इंडियन नेवी थी, वो कौन-सी शिप पे थी? तो देखो वो थी आईएनएस एचएमआईएस तलवार। ये भी नाम याद रखना, ये तो सिंपल-सिंपल एक नाम है, याद रखना। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि जो आरआईएन म्यूटिनी थी, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था?
तो देखो इस टाइम पे आके ना क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो समझ चुके थे कि अब हमारे पास तो बहुत कम टाइम ही रह गया है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि सारी तरफ से ही उनको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, हर कोई ही बॉयकॉट कर रहा था चीज़ें। तो क्या बोल रहे, इट फोर्स द ब्रिटिश टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड। नहीं भाई, it convicted the British that they could no longer rely on the Indian armed forces to sustain their rule। बिल्कुल सही बात है, इस टाइम तक उनको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो गई थी, उनको पता था अब जाना तो पड़ेगा ही। It led to a permanent alliance between the Congress and the Navy। नहीं, it resulted in the immediate arrest of the cabinet mission। नहीं, तो स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद क्या है, कैबिनेट मिशन जो प्लान है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट। देखो कैबिनेट मिशन प्लान में ना उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुस्लिम लीग को दी थी ताकि वो जो है पाकिस्तान की डिमांड ना करें और इंडिया में ही रहने का या यूनिटी का ही चीज़ जो है उसको कंटिन्यू रखें। तो क्या स्टेटमेंट है, उसने रिजेक्ट किया था डिमांड फॉर सॉवरेन पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, उन्होंने प्रपोज किया, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थ्री टायर जो स्ट्रक्चर था जिसमें कि उन्होंने प्रोविंसेस में डिवाइड किया था, ए बी सी। जो ए में थे उसमें आ गया था हमारे पास बॉम्बे, मद्रास, यूपी वगैरह, हिंदू मेजॉरिटी वाले थे। फिर बी वाले जो थे उसमें आ गया था मतलब सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। इसमें बेसिकली जो मुस्लिम लीग थी वो मेजॉरिटी में थी, और जो सी था ना वहाँ पर बंगाल और असम वाले थे, मतलब मिक्स्ड जो थे दोनों ही, ठीक है? तो ये उन्होंने तो किया था ताकि जो ग्रुपिंग अच्छे से हो जाए और मुस्लिम्स के लिए अलग यूनिटी वाला एरिया बन जाए, ठीक है? तो ये पूछ सकते हैं कि किसमें हमने थ्री टायर जो एबीसी में ग्रुपिंग की थी, तो देखो वो कैबिनेट मिशन प्लान में ही की थी। अब वो बोल रहे हैं कि क्या इसने सजेस्ट किया था कि एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जिससे कि पावर्स जो थे उन्होंने लिमिटेड कर दी थी, किसको, डिफेंस को, फॉरेन अफेयर्स को और कम्युनिकेशन को। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, जब इन तीनों सेक्टर्स में पावर कम होगी तो वीक ही सेंट्रल गवर्नमेंट देखी जाएगी ना। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट हो जाएंगे विद रेफरेंस टू कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है? अब उसके बाद है डायरेक्ट एक्शन डे 1946 का, मुस्लिम लीग ने मनाया डायरेक्ट एक्शन डे। तो अब ये डायरेक्ट एक्शन डे क्या है, इस दिन इन्होंने बोला कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाएगी और जो हमारी डिमांड है ना पाकिस्तान बनाने की, वो हम लोग पूरी कंप्लीट करा लेंगे, ठीक है? क्योंकि जो कैबिनेट मिशन था वो फेल हो गया था वापस से, क्योंकि मुस्लिम लीग ने नहीं किया उसको एक्सेप्ट सॉरी। तो वो बोल रहे हैं टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सॉल्ट लॉ, नहीं टू फोर्स द ब्रिटिश टू ग्रांट इमीडिएट इंडिपेंडेंस, नहीं टू अचीव पाकिस्तान थ्रू डायरेक्ट एक्शन आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। हाँ बिल्कुल सही बात है, इनको पता था क्रिप्स मिशन अब फेल हो चुका है, तो अब चांसेस ज़्यादा हैं कि हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अच्छा, अब वो बोल रहे हैं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी ना 1946 में, तो उसके बारे में हमको पूछा गया है कि जो उसका पोर्टफोलियो था होम अफेयर्स का, वो कौन से वाले जो लीडर हैं उनके अंडर था। तो देखो वो था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो जवाहरलाल नेहरू थे ना वो थे हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट। तो ध्यान में रखना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब अगला सवाल क्या है, बोल रहे हैं जो तिभागा मूवमेंट थी ना वो जो बंगाल में हुई थी उसके रिगार्डिंग। अब देखो इसमें क्या था कि जो शेयर होल्डर्स थे ना वो 2/3 शेयर की डिमांड कर रहे थे। पहले वो 1/3 की करते थे, बट 2/3 उनको शेयर चाहिए था। तो किसान सभा ने तभी प्रोटेस्ट किया, ठीक है? वो क्या बोल रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर्स फॉर 8 आवर्स, नहीं शेयर क्रॉपर्स डिमांडिंग 2/3 ऑफ द हार्वेस्ट, बिल्कुल सही बात है। ट्राइबल ग्रुप, नहीं नहीं नहीं। तो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, ध्यान में रखना किसान सभा ने इसको स्टार्ट किया था। अब वो बोल रहे हैं कि जो क्लीमेंट एटली जी थे उन्होंने 20 फ़रवरी 1947 को क्या डिक्लेयर किया था। तो देखो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया छोड़कर चले जाएंगे बाय जून 1948। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, ये वाली चीज़ें कुछ नहीं थी, फर्स्ट वाली ही जो है वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 3 1947, इसको क्या कहा जाता है, प्लान बॉक, डिगी बर्ड प्लान, जून 3 प्लान या सारे। तो देखो ये सारे ही नाम जो हैं वो माउंटेबेटन प्लान के हैं। आपने जो मेजरली सुना होगा जून 3 या डिगी बर्ड प्लान, बट प्लेन बाल्कन, डिगी बर्ड प्लान, जून 3 प्लान, ये सारे ही जो हैं वो कहा जाता है, ठीक है? तो स्टेटमेंट डी ऑल आर करेक्ट। अब वो बोल रहे हैं कि जो रेड क्लिफ लाइन थी, हमारी जो बाउंड्री लाइन है, उसके मेंबर्स कौन से थे।
अब देखो क्या था रेडक्लिफ लाइन में ना, जो रेडक्लिफ थे ना ये एज़ अ चेयरमैन थे, ठीक है? और जो हमारा जो बंगाल और पंजाब के साथ में बॉर्डर था वो एक इसमें ना 2 जो थे वो हिंदू थे और 2 जो थे वो मुस्लिम्स थे। तो इनमें कौन था इन सब में से? ये भी नहीं, जस्टिस मेहरचंद महाजन जी इसमें थे। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मेहरचंद महाजन जी। ठीक है, वो बोल रहे हैं विद रेफरेंस टू द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 स्टेटमेंट्स दी हैं, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगी? तो देखो उन्होंने वो बोल रहे हैं कि इसने अबॉलिश कर दी थी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थी, तो बिल्कुल सही बात है, अबॉलिश कर दिया गया था। अब उन्होंने बोला था इट प्रोवाइडेड फॉर द लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी ओवर द प्रिंसली स्टेट्स। अब इसका मतलब क्या होता है? क्या था कि पहले जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना, वो ब्रिटिशर्स के अंडर ही रहती थी। तो अब वो कह रहे हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको जो मतलब राइट है कि ये कहीं भी कोई भी जो प्रोविंस है उसको मतलब जॉइन कर सकते हैं, वेदर इट्स इंडिया और पाकिस्तान। अब वो बोल रहे हैं कि डेजिग्नेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर टू डोमिनियन नेशंस, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों ही जो हैं 1957 के एक्ट में स्टेटमेंट्स सही हो जाएगी, तो आंसर डी हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? तो देखो वो थे हमारे पास जेबी कृपलानी जी। नाम याद रखना इनका इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है? तो जेबी कृपलानी, ठीक है, और इन्होंने मेरिट सेशन जो है वो भी किया है। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन जो जम्मू एंड कश्मीर की प्रिंसली स्टेट थी, वहाँ के जो थे रूलर कौन थे उस टाइम? तो देखो वो थे महाराजा हरि सिंह जी, तो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, महाराजा हरि सिंह जी थे। ठीक है, महाराजा हरि सिंह जी थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था अक्टूबर 1947 में। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? देखो जो ग्रेट कोलकाता किलिंग्स हुई थी ना 1946 की, इसके साथ में ही इन्फ्लुएंस में आकर जो नौखालीस थे ना, सॉरी NOAKHALI, जो ईस्ट बंगाल वाले एरियाज़ में, वो भी इनके साथ में जुड़ गए थे। वहाँ पर भी जो बहुत सारी कॉम्युनल एक्टिविटीज़ थी वो स्टार्ट हो गई थी, बट उसके बाद गांधी जी ने जाकर वो सारा जो था पीसफुल माहौल करने का ट्राई किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो गया। तो वो बोल रहे हैं कि जो प्लान बाल्कन था ना, पार्टीशन का प्लान जो था बेसिकली जो माउंटबेटन ने दिया था, तो वो नेहरू जी ने रिजेक्ट क्यों कर दिया था? देखो क्योंकि उनको डर था कि जो अगर पार्टीशन होने के बाद बहुत सारे छोटे-छोटे एरियाज़ में जो है वो कंट्री बँट जाएगी, तो वो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी बेसिकली, तो इसलिए वो बाल्कनाइज़ेशन, तो वो प्लान बाल्कन था। क्या है? इट गिव टू मच पावर टू द मुस्लिम लीग, नहीं, उनको इससे दिक्कत नहीं थी। इट वुड हैव लेड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द इंडिया इनटू मैनी स्मॉल इंडिपेंडेंट यूनिट, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों स्टेटमेंट्स भी गलत हो जाएँगे, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि जो 15 अगस्त 1947 से जनवरी 20 1950 तक इंडिया का स्टेटस कैसा रहा? तो देखो वो रहा था डोमिनियन, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर ही था, ठीक है, गवर्नर जनरल के अंडर, तो याद रखना डोमिनियन था वो। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब वो बोल रहे हैं 1850, अभी कुछ ना हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस लिए हुए हैं लास्ट में, क्योंकि हमको इंडिपेंडेंस तो मिल चुकी है ना, तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम। वो बोल रहे हैं कि जो हमारे पास रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? तो देखो वो कहा था वीडी सावरकर जी ने। ध्यान में रखना, पेपर में सवाल पूछा जाता है कि किसने कहा था, तो वीडी सावरकर जी ने कहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो पूना सार्वजनिक सभा थी 1870 की, वो किसने फॉर्म्ड की थी? तो देखो वो फॉर्म की थी एमजी रानाडे और जीवी घोष ने, तो जोशी ने, सॉरी, जीवी जोशी ने। ध्यान में रखना कि जो पूना सार्वजनिक सभा थी किसने फॉर्म की? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का जिसको गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है? तो देखो वो कहा जाता है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ना 1879 का, बेसिकली जो लॉर्ड लिटन ने स्टार्ट किया था, इसमें परमिशन दे दी गई थी कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज जो है उसको भी यूज़ कर सकते हो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में इसको कहा जाता है गैगिंग एक्ट, ध्यान रखना, ठीक है। बी आ जाएगा, लॉर्ड लिटन ने इंट्रोड्यूस किया था। अब उसके बाद है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 की, किसके टाइम पर? लॉर्ड रिपन के टाइम पर। वो किससे जो है वो इंटरलिंक करती है?
तो देखो इसमें क्या होता था कि जो यूरोपियन थे ना उनको जो इंडिया में इंडियन जजेस थे ना वो उनके मतलब उनका ट्रायल कर सकते थे। एक बेसिकली बता लो कि उनके अगेंस्ट कुछ भी जो है वो कर सकते थे। तो उससे क्या होता था ब्रिटिशर्स को दिक्कत होना स्टार्ट हो गई कि भाई ऐसे तो जो डिस्क्रिमिनेशन है जो वो तो सारा ख़त्म हो जाएगा, इक्वालिटी वाली चीज़ें आती रहेंगी क्योंकि जो इंडियन जजेस हैं वो इनके साथ में ही काम करेंगे। मतलब इनके बिहाफ़ पर ही चीज़ें बोलेंगे, तो इसलिए जो है ये इल्बर्ट बिल एक कंट्रोवर्सी की तरह लेकर आए, ठीक है? द राइट ऑफ द इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियन इन क्रिमिनल केसेस। बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि शेरे पंजाब जो किसको कहा जाता है और जिनकी डेथ हुई थी 1928 में, तो देखो वो है लाला लाजपत राय। इनको कहा जाता था शेरे पंजाब। हमने पढ़ा ना लाल बाल पाल, तो बस वही लाला लाजपत राय। बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो वो बोल रहे हैं जो गदर पार्टी थी 1913 की उसका एम क्या था। हमको पता है कि गदर पार्टी किसने स्टार्ट की थी, लाला हरदयाल ने। कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को में इनका हेडक्वार्टर था। तो इसमें क्या किया उन्होंने, देखा कि वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो अब क्या होगा, हम लोग भी क्या कर लेते हैं, उनके अगेंस्ट काम कर लेते हैं। अगर वो जर्मनी के साथ में मिल गए, उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग भी जो है वो अगेंस्ट जो ब्रिटिशर्स के काम करते हैं। तो बस वो वाली चीज़ें जो थी वो गदर पार्टी से आप याद कर सकते हो। स्टार्टिंग अ पीजेंट रिवॉल्ट इन बिहार नहीं, इंसाइटिंग अ रिबिलियन अमंग इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, बिल्कुल। प्रमोटिंग हिंदू यूनिट, नहीं नहीं नहीं, ये दोनों गलत हो जाएंगी। बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। आंसर बी आ गया। हाँ, अब देखो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुई थी 1918 की, ये क्या इसका सिग्निफिकेंस है, हमने पढ़ा था ना सीए के। तो ए आ गया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब देखो इसमें क्या हुआ था, इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी कहा जाता है। अब क्या हुआ, प्लेग बोनस जो थे, कॉटन मिल के जो वर्कर्स थे, उन्होंने ये अगेंस्ट जो थी वो स्ट्राइक की हुई थी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यूज़ ऑफ नॉन कोऑपरेशन नहीं, हंगर स्ट्राइक एज अ पॉलिटिकल वेपन इन इंडिया, बिल्कुल। आर्म्ड स्ट्रगल नहीं, अलायंस विद दम, नहीं नहीं ये भी नहीं था। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि उनके वेजेस के रिगार्डिंग इशू था इसलिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ और नहीं हो सकता तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, तो बस वो हंगर स्ट्राइक फर्स्ट मानी गई थी गांधी जी की। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, जो हंटर कमेटी हुई थी उसके रिगार्डिंग वो पूछ रहे हैं कि क्यों वो हुई थी। अब देखो जब जलियांवाला बाग मैसकर हुआ ना, तो जो उन्होंने बोला कि जो एडविन मॉन्टेग्यू थे ना, उन्होंने बोला कि ठीक है अब हम एक कमेटी लाएंगे, हंटर कमेटी, उसकी इंक्वायरी के लिए। तो किसकी इंक्वायरी के लिए, जो जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था उसकी इंक्वायरी के लिए। तो आंसर जो है बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, बी, ठीक है। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं, अब क्या है, जो नौजवान भारत सभा थी ना 1926 की, वो किसने फाउंड की थी। तो देखो वो फाउंड की थी भगत सिंह जी ने। और इसमें बेसिकली जो थे ना सारे मैक्सिमम जो यूथ थे ना वही इंक्लूडेड थे। तो ध्यान रखना, नौजवान भारत सभा भगत सिंह जी ने ही फॉर्म की थी। तो अब वो पूछ रहे हैं हमारे पास कि जो दांडी मार्च हुआ था 1930 का, उसमें कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया था। तो देखो वो था 240 माइल्स 385 किलोमीटर्स का, फॉर लॉन्ग 24 डेज तक वो चलते रहे थे, ठीक है। तो आंसर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद वो बोल रहे हैं हमको कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना 1913 की, उसको किसने प्रिसाइड किया था, उसके चेयरमैन कौन थे। तो देखो वो थे रैमसे मैकडोनाल्ड। अब हम वन लाइनर है तो जल्दी जल्दी सारे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि कौन-सा ऐसा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसमें कि उन्होंने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स और जितने भी इकोनॉमिक प्रोग्राम थे ना उनके रिगार्डिंग रेज़ोल्यूशन। तो देखो वो था हमारे पास कराची का सेशन और यहाँ पर जो प्रेज़िडेंट थे वो थे हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इन्होंने ही बात की थी, ठीक है, इकोनॉमिक गोल्स के बारे में और फ्यूचर इंडिपेंडेंस के बारे में। तो याद रखना कराची सेशन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो दीपावली डिक्लेरेशन हुआ था 1929 का, लॉर्ड इरविन ने जो किया था वो किसके रिलेटेड था। देखो हमने उसमें पढ़ा था ना इरविन गांधी पैक्ट भी, जिसमें कि इरविन ने बोला था कि भाई हाँ हम आप लोग हमारा जो वर्ल्ड वॉर में हेल्प करो तो हम आपको जो है इंडिपेंडेंस दे देंगे या डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो ये उसके रिलेटेड था। तो इसमें क्या था कि द प्रॉमिस दैट द नेचुरल गोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्रेस वॉज डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो ये सिर्फ उसने झूठा वादा किया था, तो वो उसको कहा जाता है दीपावली डिक्लेरेशन। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है।
अच्छा, अब उसके बाद क्या सवाल है, वो बोल रहे हैं कि कौन फाउंडर हैं किसके फॉरवर्ड ब्लॉक के 1939। तो देखो वो हैं हमारे पास सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है? इन्होंने ये फाउंड किया था, कांग्रेस के अंदर ही ये था, मतलब कांग्रेस के अंडर ही था ये फॉरवर्ड ब्लॉक भी, और बाकी वाली जो चीज़ें थी वो उन्होंने उसके अंडर फिर की थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी का फॉरवर्ड ब्लॉक। अच्छा, अब उसके बाद ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था ना, उसको क्या कहा जाता है? तो हमने पढ़ा था ना, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था, ये 3 फेजेज़ में हुआ था, तो इसको साथ में कहा जाता है दिल्ली चलो सत्याग्रह या दिल्ली चलो मूवमेंट भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी हो जाएगा, ठीक है? बी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि कौन से ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने प्रेशर किया, किस पर प्रेशराइज्ड किया? विंस्टन चर्चिल पर, कि वो सेल्फ रूल दे इंडिया को वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। तो देखो वो कौन थे? फ्रैंकलिन डी रोजीवेल्ट। पूछा नहीं जा सकता बट फिर स्टिल आप याद कर लो। अब देखो यूएसए के थे, यूएसए कंसर्न्ड था कि इंडिया अगर जो मतलब वीक हो गया, तो जो वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था ना, तो जापान के अगेंस्ट जो है वो डिफेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रख लेना। अच्छा, ए करेक्ट आंसर हो गया। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं, जो विचित्र या तमलुक जैती सरकार थी 1942 की, वो फेमस क्यों थी? तो देखो ये फेमस थी, भागिनी सेना सिस्टर्स आर्मी थी, और जिसमें कि इन्होंने रिलीव किया था जितने भी फेमाइन आया था ना उस एरिया में, वहाँ से अफेक्टेड लोगों को। तो बेसिकली इसको और कौन सी जगह पर देखा गया था, ये कौन सी जगह पर हुई थी? तो मिडनापुर है जो है बंगाल में, वहाँ पर ये देखी गई थी, ठीक है? और लोगों के लिए ही 2 साल तक ये चली थी, तो ध्यान में रखना, भागिनी सेना सिस्टर्स आर्मी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब वो उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि जो 1944 का वेवल प्लान हुआ था, ये कहाँ पर डिस्कस हुआ था और इसको क्या कहा जाता है? इसको शिमला प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि ये शिमला में ही हमको देखने को मिला था, तो शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, ठीक है? तो ध्यान रखना, ए। अच्छा, अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि कौन है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था आईएनए की जो डिफेंस टीम थी उसमें। तो देखो वो थे हमारे पास मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने नहीं सपोर्ट किया था हमारी आईएनए को, तो ठीक है, याद रखना सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर भी पढ़ ले लिया करो कि नॉट पूछा है या करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है? तो अब वो बोल रहे हैं कि जो ग्रुपिंग क्लॉज हमने पढ़ा ना हमारे कैबिनेट मिशन प्लान का 1946 का, तो वो किस लिए था? देखो उसमें था कि ए बी सी हमने पढ़ा था कि एक में हिंदू होंगे, एक में मुस्लिम और एक में दोनों चलेंगे। तो मुस्लिम्स उसमें चाहते थे कि हमको ज़्यादा मेजॉरिटी मिले, बट हिंदूज़ जो थे वो चाहते थे कि दोनों यूनाइटेड होके रहें, अच्छे से मिक्स्ड फॉर्म में रहें। तो बस वही है ग्रुपिंग क्लॉज का, जो उसमें मतलब उसको एक बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि द कांग्रेस एंड द लीग इंटरप्रेटेड द कंपल्सरी नेचर ऑफ ग्रुपिंग डिफरेंटली, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही बताया कि अब कंपल्सरी ही हो जाएगा, बट स्टिल कांग्रेस चाहती थी कि यूनाइटी जो है वो रहे, बट ठीक है, अब पार्टीशन तो होनी ही थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो 1946 का तहबागा मूवमेंट हुआ, वो कौन से प्रोविंस में देखा गया? तो देखो वो हुआ था हमारे पास जो बंगाल का प्रोविंस था ना, वहाँ पर हुआ गया। अब ये बेसिकली पीजेंट्स की मूवमेंट ही थी, तो बस जो शेयर होल्डर था ना हार्वेस्ट में जो देते थे शेयर क्रॉपर्स को, तो उसी के रिगार्डिंग ये जो था सारी मूवमेंट थी, ये देखी गई तिभागा मूवमेंट, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या है, वो बोल रहे हैं कि जो ऑन व्हिच डेट द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो ये कब पास किया गया था? तो ये किया गया था 18 जुलाई 1947 में, बाय द अप्रूवल ऑफ द माउंटबेटन जो प्लान था उसके अप्रूवल के बाद। तो ध्यान रखना सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये वन लाइनर है, इसलिए हम लोग जल्दी-जल्दी इनको कवर कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन साइन किया गया था, या तो इंडिया या तो पाकिस्तान, दोनों डोमिनियन में से जो भी आप चूज़ करना चाहते हो वो आप चूज़ कर सकते हो। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी, जॉइन आइदर द डोमिनियन ऑफ इंडिया और द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है वो बोल रहे हैं कि जो लास्ट वाइसरॉय थे, वो कौन थे? तो देखो पहले क्या होता था हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, फिर उसके बाद आया था वाइसरॉय। बट जब हमको इंडिपेंडेंस मिल गया उसके बाद वाइसरॉय से हमने फिर से जो नाम चेंज किया वो किस पे किया? गवर्नर जनरल पे। तो वो कौन थे? माउंटबेटन थे लास्ट वाइसरॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, ठीक है?
ये मत समझ लेना कि फर्स्ट गवर्नर जनरल बिफोर, तो वैसा मत समझना। तो बट लास्ट वाइसरॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो बोल रहे हैं कि जो ट्रांजिशन हुई डोमिनियन से रिपब्लिक में, तो वो कब हुई थी? तो देखो वो हुई थी 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। और इस टाइम पर हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, तो ध्यान में रखना डोमिनियन से रिपब्लिक हुआ था, कंफ्यूज भी कर सकते हैं वो आपको, तो डोमिनियन से रिपब्लिक 26 जनवरी 1950। तो बस इतना ही था, अगर कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड जय हिंद।